खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड में भी कफ सिरप को लेकर धामी सरकार सजग, मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी शुरू। हरिद्वार में अर्धकुंभ की तैयारी के लिए शहरी विकास विभाग ने 200 करोड़ की विकास परियोजनाओं को दी मंजूरी। पहाड़ों पर सड़क न होने की मार, लोगों ने डोली में बीमार बुजुर्ग को लेकर नापी 5 किलोमीटर की दूरी। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध, ऊर्जा निगम की टीम को लेनी पड़ी पुलिस की मदद। चमोली के संतुपत ट्रैक पर गई बंगाल के पर्यटक की मौत, 5 साथियों संग भटक गया था रास्ता। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। एक और जहां सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और स्कूलों को हाईटेक बनाने के दावे कर रही है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। बात कर रहे हैं उत्तराखंड की कालाडूंगी की, जहां राजकीय इंटर कॉलेज की शिक्षक कॉलोनी खस्ताहाल अवस्था में पहुंच चुकी है। भवन इतने जर्जर हो चुके हैं कि किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन संबंधित विभाग अब तक बेखबर बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। कालाढूंगी में स्थित पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज की शिक्षक कॉलोनी की हालत आज किसी खंडहर से कम नहीं है। करीब 45 साल पहले 1980 में उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्री रहे पंडित नारायण दत्त तिवारी ने इस कॉलोनी का उद्घाटन किया था। विगत वर्षों में विभाग द्वारा कॉलेज की जो है विषय में मांगा जाता है सूचना, तो कई बार हम लोगों ने दे रखा है, और जो कि आवासीय तो उसके मरम्मत के लिए कोई नहीं आया, लेकिन पैसा इसके लिए पैसा आया था जो बन चुका है अभी विद्यालय के लिए, लेकिन आवास के लिए कोई भी धनराशि सरकार द्वारा नहीं प्राप्त हुई है। न तो कोई टेंडर पास हुआ है, न तो कोई आया है। कितने शिक्षक रह रहे हैं यहाँ? यहाँ रह रहे हैं लगभग 5 लोग रह रहे हैं, 5-6 लोग। आप भी रह रहे हैं? हम भी रह रहे हैं। इसलिए क्या स्थिति है भवनों की? भवन इसे बहुत खराब है, हमेशा छूता रहता है। हम लोग अपने ही पैसे से बनवा करके उसमें रह रहे हैं, लेकिन जब तक पूरा सही ढंग से उसका रिपेयर नहीं होगा तब तक उसमें सुधार नहीं हो सकता। पीएम श्री अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कालाढूंगी का आवासीय विद्यालय जो है वो जीर्ण शीर्ण है। समय के साथ साथ रख रखाव न होने से ये भवन अब खस्ता हाल हो चुके हैं। दीवारों में दरारें, छत से झड़ता प्लास्टर और जर्जर ढांचा किसी बड़े हादसे की चेतावनी दे रहा है। वहीं आलम यह है कि यहाँ 5 शिक्षक परिवार सहित इन्हीं भवनों में रहने को मजबूर है। फिर भी संबंधित विभाग इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, न कोई ध्यान दे रहा है। देखिए, राजकीय इंटर कॉलेज कालाडूंगी की जो शिक्षा विभाग की कॉलोनी है, ये बहुत जर्जर है, 45 साल पुरानी हो गई है। देखिए, उसमें देखा होगा आपने उसके इमेज में भी कि उसमें पेड़ लग गए हैं और प्लास्टर गिर रहा है सभी जगह। इससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस विषय में हम डीएम साहब से और शिक्षा विभाग से बात करेंगे, जिससे कि इसकी मरम्मत का मुआवजा मिले और उसको हम कंप्लीटली उनको राहत के और ये सुधार के लिए आवास को बना सकें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सरकार स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की बात करती है, तो शिक्षकों और उनके परिवारों की सुरक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। खस्ताहाल भवनों में किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। इधर प्रधानाचार्य अशोक कुमार सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष इसकी सूचना विभाग को भेजी जाती है, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग से इन भवनों की मरम्मत की मांग उठाई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। देहरादून ऋषिकेश के गुलर में देश का पहला ब्रिज होटल शुरू हो गया है। ब्रिज होटल का उद्घाटन उत्तराखंड के पर्यटन सचिव एवं सांस्कृतिक मंत्री सतपाल महाराज ने किया। यह होटल सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर 4 धाम यात्रा मार्ग के पुल पर बन गया है। होटल के आधुनिक आवास, भोजन, पार्किंग, सुरक्षित विश्राम क्षेत्र एवं अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में भारतीय पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुए
ऋषिकेश के गूलर में बिग ब्रिज होटल का उद्घाटन उत्तराखंड सरकार के पर्यटन, सिंचाई एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज और उत्तराखंड सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुदबोर उनियाल ने किया। DBFOT आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि परित्यक्त पुलों का विकास परियोजना के तहत विकसित ये भारत का पहला होटल और विश्राम स्थल है, जो एक बहती जलधारा पर बने पुल पर बना है। ये पहल 4 धाम यात्रा मार्ग पर विस्तृत की जा रही है। आतिथ्य और सड़क किनारे सुविधा की श्रृंखला में पहली है। संरचनात्मक अखंडता जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्माण शुरू होने से 6 महीने पहले परियोजना का सरकारी लोक निर्माण विभाग और निजी विशेषज्ञों द्वारा कई सर्वेक्षण किए गए। IIT BHU के विशेषज्ञों की देखरेख में निर्माण से पहले और बाद में आज बिग ब्रिज का लोकार्पण करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। और हमारे PWD में काफी डिफंक्ट ब्रिजेस थे जो छोड़ दिए गए हैं और डायलेटेड हो गए थे, टूट गए थे। तो हमारा ये लक्ष्य था कि इन ब्रिजेस के ऊपर हम जो हैं कैफेटेरिया बनाएं, टॉयलेट्स बनाएं, लोगों को सुविधा प्रदान करें। आज उसी क्रम के अंदर हमारे अभिनव जी ने ये बिग ब्रिज बनाया है, जिसके अंदर ब्रिज के ऊपर ये एक कैफेटेरिया की फैसिलिटी और टॉयलेट्स की फैसिलिटी डेवलप की हैं। तो निश्चित रूप में जो यात्रा पर जा रहे हैं उनको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी और ये बड़ा अपने आप में बड़ा अच्छा प्रयास है। और इसमें काफ़ी ब्रिजेस हमारे उत्तराखंड में हैं जो लोहे के गर्डर्स के ब्रिज थे, उनका वाइड स्पैन बहुत कम है, तो उन सबको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस प्रकार के कैफेटेरिया और ब्रिजेस के लिए, होटल्स के लिए। तो ये कैफ़े और होटल्स के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। इससे जनता को सुविधा मिलेगी और स्वच्छ खाना मिलेगा, तो हमारे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। संरचनात्मक सुरक्षा की जांच की गई। बिग ब्रिज होटल आधुनिक आवास, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ शौचालय, स्नान सुविधाएं, सुविधाजनक स्टोर, पार्किंग स्थल और सुरक्षित विश्राम क्षेत्र प्रदान करता है, जिसे स्थानीय कोटि बनाल वास्तुकला और विश्व स्तरीय सुविधाओं के मिश्रण से डिजाइन किया गया है। हमारे काफ़ी ब्रिजेस हैं, अभी 5 के करीब हमारे ब्रिजेस हैं और कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जो हम देना चाहते हैं। और सबसे पहला हमारा प्रयास ये होगा गढ़वाल मंडल को, माऊ मंडल को हम एकीकरण करें, जिससे कि हमारा टूरिज्म और बलवती हो। और होम स्टे का प्रचार प्रसार हम कर ही रहे हैं। रिवर राफ्टिंग से लगभग अभी 3 दिन पहले रिवर राफ्टिंग शुरू हुई है, तो 20,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो हमारे बहुत से बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कर रहा है टूरिज्म, और हमारे उत्तराखंड का ब्रेड एंड बटर है टूरिज्म। गूलर को पहला पड़ाव मानते हुए स्वातोली, बरपाला, देवप्रयाग और जलग्वार, जोशीमठ में अगले विकास कार्यों की योजना बनाई गई, जिससे यात्रा मार्ग पर सुरक्षित, टिकाऊ और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी सुविधाओं की एक श्रृंखला तैयार होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खबर है देहरादून से, जहां पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने लैंसडाउन छावनी परिषद का भ्रमण किया और जवानों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए अपने सैन्य जीवन का अनुभव साझा किया। मंत्री जोशी ने सैनिकों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा में सैनिकों की भूमिका सर्वोपरि है और सरकार उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने अग्निवीर प्रशिक्षणार्थियों से भी मुलाकात की और प्रशिक्षण की जानकारी ली। उन्हें देश सेवा में अनुशासन व समर्पण को अपनाने का संदेश भी दिया। इस मौके पर गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी भी उपस्थित रहे हैं। खबर है टिहरी जनपद से, जहां पर मुनिकीरेती थाना पुलिस, एसओजी और साइबर सेल की टीम ने साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल हो रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। तपोवन में संचालित हो रहे कॉल सेंटर से 3 संचालकों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। 3 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप, अलग अलग बैंकों की पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और प्री एक्टिवेटेड सिम के अलावा एक स्कूटी बरामद हुई है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि पैन इंडिया लेवल पर संचालित प्रतिबिंब पोर्टल से पता चला है कि कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर तपोवन में एक्टिवेट है।
क्षेत्रांतर्गत तपोवन एरिया में कुछ इस प्रकार के सिम कार्ड्स एक्टिवेटेड हैं जिनके द्वारा साइबर ठगी की जा रही है और जो इन ठगी के विक्टिम हैं मोस्टली ये हमारे दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में स्थित हैं। तो इन सभी को पर कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और हमारी जो साइबर सेल CIU और थाना मुनि की रेती की टीम के द्वारा इसको पूरा डिटेल में इस पे एनालिसिस किया गया और उस आधार पर उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करके तपोवन क्षेत्र में एक फ्लैट पर जाकर वहां पर सर्च किया गया, रेड किया गया। तो उसी दौरान वहां से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो खबर है देहरादून से, जहां सर्व माइक्रो फाइनेंस इंडिया एसोसिएशन कंपनी, दून समृद्धि निधि लिमिटेड और दून इंफ्राटेक कंपनी के द्वारा निवेशकों से की गई कथित धोखाधड़ी के मामले में दून पुलिस ने कार्रवाई की है। पीड़ित निवेशकों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। इन कंपनियों ने फिक्स डिपॉजिट, मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान और सुकन्या प्लान जैसी योजनाओं के नाम पर अधिक ब्याज का लालच देकर उनसे करोड़ों रुपए निवेश कराए, लेकिन समय सीमा पूरी होने पर धन वापस नहीं किया गया। कंपनियों से जुड़े सभी बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। फरार संचालकों की तलाश में पुलिस टीम सक्रिय है। विकासनगर के मजक माजरी तिराहे पर बल्लूपुर पावटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पावटा से देहरादून जा रही चंडीगढ़ परिवहन की बस और कुल्हाल की ओर जा रही बाइक की आमने सामने टक्कर में कुल्हाल निवासी यासीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई ताज मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हो गया है। ताज को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने बस और बाइक को कुल्हाल चौकी में खड़ा कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर है नैनीताल से, जहां पर देश भर में वन्य जीव सप्ताह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत वन विभाग, चिड़ियाघर प्रबंधन के द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं समेत स्थानीय लोगों के लिए 12 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन को डिप्टी डायरेक्टर स्वाति मेहरा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो नैनीताल की मॉल रोड होते हुए पाइन्स तक गई और वापस वल्लीताल पंत पार्क पर आकर खत्म हुई है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा एक रनर का। हमें जीवन जीने की अद्वितीय कला सिखाता है वन विभाग। वन विभाग को हम आम जनमानस के प्रोग्राम जो है 2 से 8 अक्टूबर तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा मनाया जाता है। तो जू भी, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक अभिन्न अंग है, तो हमारे द्वारा हमारे जू में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं 2 से 8 अक्टूबर के बीच। जैसे हमने 2 को जू कीपर्स टॉक की थी, उसके बाद हम स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम, जैसे हमारा अब तक क्विज प्रोग्राम हो चुके हैं, स्पीच कंपटीशन हो चुका है। उसके बाद अब हमारा इसी क्रम में हमने आज मैराथन दौड़ आयोजित की थी। खबर है नैनीताल से, जहां पर ब्रेस्ट कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से सरोवर नगरी नैनीताल में महिला रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर रैली में प्रतिभाग करने बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं भी पिंक कपड़ों में नजर आई। नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने फ्लैग ऑफ कर रैली का शुभारंभ किया। रैली में शिरकत करने पहुंचे चिकित्सकों ने कहा कि महिला ब्रेस्ट कैंसर या अन्य कैंसर से ग्रसित होती हैं। ऐसे में जरूरी हो गया है कि इस प्राण घातक बीमारी के लिए जन जागरूकता व्यापक रूप से लाई जाए, ताकि महिलाएं जागरूक हो और समय पर उन्हें इलाज मिल सके। वहीं आयोजक आशा शर्मा का कहना है कि सरकार पोलियो की तरह ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी घर घर अभियान चलाए, ताकि महिलाओं का इस खतरनाक बीमारी से
महिलाओं को मुक्ति मिल सके। प्रोग्राम में यहाँ पर आकर प्रतिभाग किया, जिससे कि ये गांव-गांव में जाकर और शहरों में जाकर आज लोग अपनी इस बीमारी को दबा देते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं। लेकिन आज ईशा और हमारी आशा शर्मा जी ने जगह जगह मुहिम छेड़कर और सभी को अवेयर करा। अभी सेंट मैरी के बच्चों ने बहुत अच्छी लघु नाटिका यहाँ पे दिखाई। अक्टूबर का जो महीना है ये पिंक मंथ होता है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, और इस महीने में जगह जगह विदेशों में भी और हमारे हिंदुस्तान के भी बड़े बड़े शहरों के अंदर अगर आप बात करेंगे, वहाँ बड़ी रैलियाँ रखी जाती हैं, पिंक मैराथन्स होती हैं, मैच होते तो क्रिकेटर्स जो प्लेयर्स हैं वो पिंक ट्रैक सूट में खेलते हैं क्योंकि जागरूकता के लिए। ब्रेस्ट कैंसर का अकेला कैंसर है, महिलाओं में फैलने वाला सबसे बड़ा कैंसर है, सबसे नंबर 1 पे है कैंसर ये, और इसकी जो बचाव है वो जागरूकता है। खबर है देहरादून से, जहां पर प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की दवा के सेवन से बच्चों की मौत पूरे देश को झकझोर दिया, और इसी को जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में कार्रवाई के निर्देश दिए। एफडीए और ड्रग कंट्रोल विभाग की टीमें मेडिकल दुकानों पर छापेमारी कर रही हैं। अपर आयुक्त ताजवर सिंह जक्की ने स्पष्ट किया कि दोषपूर्ण सिरप बच्चों को ना दी जाए और अन्य राज्यों से आई दवाओं की भी जांच की जाए। कार्रवाई केवल त्योहारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आगे भी सैंपलिंग और छापेमारी जारी रहेगी। हमने अब कहा कि 4 साल से नीचे के बच्चों बिल्कुल भी ये देना नहीं है कफ सिरप, और सैंपलिंग के लिए हमने आदेशित किया है कि कहीं भी किसी भी स्टेट से अगर आ रहा है तो उसको सैंपल लेकर के उस फिलहाल उन दवाओं को फ्रीज कर दें वहीं पर मौके पे ही, और उसको बाजार में बिकने न दें। मतलब सर, जो मेडिकल स्टोर अपने आप दे रहे हैं कफ सिरप वो बैन किया है, डॉक्टर लिखे तो तब चल सकता है? नहीं, डॉक्टर भी लिखे, लेकिन हम एक एडवाइजरी जारी हुई है भारत सरकार की तरफ से भी कि 4 साल से नीचे के बच्चों को नहीं लिखना है वो दवा, तो डॉक्टर भी इसका ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। सर, पूरे उत्तराखंड में आदेश जारी हो गए हैं? उत्तराखंड में पूरे आदेश जारी करते हैं, सैंपलिंग के आदेश जारी करते हैं, इंस्पेक्शन के आदेश जारी करें, और आप देखेंगे बहुत तीव्रता से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि किसी को भी कोई अप्रिय घटनाएं न घटित हो, इसलिए हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खबर है देहरादून से, जहां पर नगर निगम व एमडीडीए की संयुक्त टीमों ने अवैध कब्जों के ध्वस्तीकरण के लिए बड़ा अभियान चलाया है। टीम ने अवैध रूप से कब्जा करते हुए बनाई गई दर्जनों दुकानों को ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमणकारी विरोधी अभियान शुरू होते ही लोगों, खासकर दुकान संचालकों में हड़कंप मचा रहा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में अवैध रूप से बनी दुकानों की शिकायत की जा रही थी। शिकायत करने वालों का आरोप था कि अतिक्रमण की वजह से जाम की समस्या बनी रहती है। इसमें न सिर्फ आवागमन बाधित रहता है, बल्कि कारोबार भी प्रभावित होता है। शिकायतों के मद्देनजर ही नगर आयुक्त ने एमडीडीए व नगर निगम की संयुक्त टीम गठित कर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। बड़ी कार्रवाई इसलिए की गई कि एमडीडीए द्वारा ये इसमें शिकायत आ रही थी कि बार यहाँ पर बहुत कब्जे हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट में जाम लगा रहता है। एमडीडीए ने फिर हमारे नगर आयुक्त महोदय से लेटर बनाकर रिक्वेस्ट कर नगर निगम को साइड में बुलाया गया, जिसमें हमें आकर के ये बड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, लगातार राजधानी देहरादून की बात करें, उत्तराखंड में प्रशासन के जो आदेश है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई, नगर निगम इसको लेकर सहयोग कर रहा है, तो आज कौन सा क्षेत्र जो है जहाँ पीला पंजा चला है? ये पीला पंजा जो चलाया है ये ट्रांसपोर्ट नगर में चलाया है, मोपे वाला। ये कितना क्षेत्र रहने वाला है और कब तक ये अतिक्रमण पर कार्रवाई आगे भी इसी तरह रहेगी? ये कार्रवाई जितना तक ये ट्रांसपोर्ट नगर में सभी खाली नहीं होते, 1 दिन लगे या 2 दिन लगे, तब तक ये कार्रवाई चलेगी। देवभूमि की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने की तिथियां निश्चित हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इस बार आपदा की चुनौतियों के बावजूद चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं की संख्या में नया रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रही है। अब तक चारधाम यात्रा व हेमकुंड साहिब के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंच चुका है, जबकि बीते साल पूरे यात्रा काल में 48 लाख श्रद्धालुओं की संख्या को दर्ज किया गया था। प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ चारधाम यात्रा इस साल 30 अप्रैल को शुरू हुई थी, लेकिन प्रदेश में भारी बारिश, ओलावृष्टि, बादल फटने, भूस्खलन की घटनाओं से संचालन में काफी बड़ा असर देखने को मिला था। ये रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा में इस बार मॉनसून ने काफी खलल यात्रा में डाला है। बावजूद इसके चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नहीं देखी गई। वहीं लगातार आ रही आपदा के बावजूद शासन प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात एक कर दिया था।
बतौर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चार धाम यात्रा के दरमियान इस बार आपदाओं का प्रकोप काफी रहा। बावजूद इसके श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं आई। जहां पर भी आपदा के कारण सड़क टूट गई थी, वहां फिर से सड़कों का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है और कहीं कहीं कार्य भी पूरा हो चुका है। साथ ही पर्यटन उप सचिव ने भी पर्यटन और चार धाम यात्रा को लेकर भविष्य में और बेहतर यात्रा करने को लेकर दावा किया है। साथ ही प्रधानमंत्री की योजनाओं के चलते आने वाले समय पर विभाग कई कामों को कर रहा है ताकि प्रदेश में पर्यटन गुलजार हो सके। हम तो श्रद्धालुओं से कहेंगे कि मौसम फोरकास्ट हो, उसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ाएं। और निश्चित रूप में सड़कें हमने खोली हैं, गड्ढे सड़कें में पड़े हुए हैं क्योंकि धीरे धीरे उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। बरसात भी आपको पता है कितनी अतिवृष्टि हुई है, जिससे बहुत ज्यादा बादल फटे हैं, बहुत कुछ नुकसान हुआ है पहाड़ को। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नदी के बीच में जो मलबा आता है तो उसकी ड्रेजिंग करना और चैनलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये साइंटिफिक है, अगर उसको हम नहीं करेंगे तो नदी अगल बगल बहेगी और बगल के अंदर अगर सड़क है तो सड़क को वॉश आउट कर जाएगी। भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उत्तराखंड में यात्राएं हुई हैं, जो जब आते हैं वो तो वो कुछ ना कुछ हमें एक नई सोच देते हैं। उसी के संदर्भ में जो विंटर टूरिज्म की एक विचार है कि जो शीतकाल में भी हमारे यहाँ पर्यटक आए, और इसी प्रकार एक विचार है कि उत्तराखंड को एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित किया जाए। तो ये सारे प्रयास हैं जिसके तहत जो हमारा पर्यटन का दायरा है वो और विस्तृत हो, और जो पीक सीजन के कारण जो समस्याएं होती हैं कि एक ही स्थान पे एक ही समय पे बहुत ज़्यादा संख्या में अगर लोग पहुंचते हैं तो उससे उन आने वाले हमारे जो आगंतुक हैं उनको भी तकलीफ होती है, अतिथियों को भी दिक्कत होती है, और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा परेशानियां होती हैं। इस बार दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या केदारनाथ 2024 में 16,51,880, 2025 में 16,08,744, बद्रीनाथ में 2024 में 14,35,401, 2025 में 14,20,518, गंगोत्री 2024 में 8,18,273, 2025 में 7,75,001, यमुनोत्री में 7,14,779, 2025 में 6,06,106, हेमकुंड साहिब में 1,83,592 और 2025 में 2,68,208। एक तरफ सरकार यात्रा बेहतर और सुख सुविधाओं से भरपूर रिकॉर्ड तोड़ती व्यवस्थाओं का हवाला दे रही है, तो वही विपक्ष ने सरकार की कमियों को बताने का भी काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि यात्रा को सरकार ने एक मजाक के तौर पर बना लिया है। यात्रा में रिकॉर्ड जरूर देखे जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ के लोगों को इस यात्रा से कितना लाभ मिल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। चारधाम यात्रा में कितने लोग आ रहे हैं, ये मेरा इससे कोई सरोकार नहीं। मेरा सरोकार इससे है कि किस तरीके की सुविधाएं हैं और किस तरीके के माहौल को देखकर यहाँ से लोग जाएं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मेरे उत्तराखंड को इस चारधाम यात्रा से क्या मिलने वाला है। क्या जो छोटे मझोले दुकानदार हैं, टैक्सीज हैं, होटल्स हैं, होम स्टेज है, उनको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह यूपी से चलें, शाम को बद्रीनाथ पहुँचें, रात को पूजा करें और सुबह वापस आप यूपी पहुंच जाएं? यही हो रहा है। जो पुरानी सरकार ने कांग्रेस की ये तय किया था कि अगर चारधाम यात्रा में कोई आएगा तो उसको कम से कम 10 दिन में उस यात्रा को पूरा करना है। देखिए, जिस प्रकार से राज्य सरकार जो है खोखले अपने दावे पेश कर रही है कि चारधाम यात्रा में पिछले वर्ष की भांति जो है इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, किंतु अगर धरातल पर आंकड़े देखे जाए तो पिछले वर्ष की भांति जो है इस वर्ष आंकड़ों में कमी आई है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि चार धाम की यात्रा का जो महत्व है उसको बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता है। बात करें अगर राज्य सरकार की कि चार धाम की यात्रा के लिए उनकी किस प्रकार की तैयारियां रही है, तो तैयारियों में जो है बहुत सारी त्रुटियां पाई गई हैं। इतना जब उनको ये पूर्व में ही पता होता है कि इतने लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है, तो उसी के हिसाब से यात्रा की तैयारियों में चाहे सड़कों की बात करें, चाहे उनके
ठहरने की सुविधाएं की बात करें, चाहे आवागमन की बात करें, हर जगह जो है कमी पाई गई है। देखिए, धर्म के नाम पर भी अगर कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी करती है तो मुझे नहीं लगता कि उनकी मानसिकता से छोटा कुछ और भी ऐसी कोई सोच होगी। कहीं ना कहीं इस यात्रा में उत्तराखंड को फ़ायदा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी आर्थिकी से ये यात्रा हमेशा जुड़ी रहती है। और इतनी आपदाएं आने के बावजूद, इतना हमारे प्रदेश के अंदर इतनी जो बरसात रही, उसके बावजूद भी अगर यात्री श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये सफलता, ये जो यात्रियों का जो आने का जो सिलसिला था जारी रहा, वो पुष्कर सिंह धामी जी की मेहनत, उनकी लगन और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे उनको व्यवस्थाएं देने की, उनको सुविधाएं देने की और इस यात्रा को सुचारू तरीके से चलाने के लिए जिस तरीके से दिशा निर्देश पुष्कर सिंह धामी जी ने दिए थे। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने का दावा राज्य सरकार कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार की कमियों और खामियों को बताने का काम इस यात्रा के दौरान कर रहा है। हालांकि चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने की तिथि जारी हो चुकी है। फिलहाल से शेष बचे समय में अगर यह यात्रा सामान्य रूप से चलती है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यात्रा इस बार भी अपना रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब होगी। साथ ही चारधाम यात्रा के लिए 30 अप्रैल से 3 अक्टूबर तक पंजीकरण का आंकड़ा 57.29 लाख से अधिक रहा है। इसके लिए 46 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। शुक्रवार को यात्रा के लिए 1900 ऑफलाइन पंजीकरण किए गए हैं। उत्तराखंड टैक्स रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।